तो हेलो फिफ्थ स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आ रहा है फिफ्थ स्टैंडर्ड का सेमेस्टर 2 का मैथ्स का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो 50 मार्क्स का होने वाला है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन आने वाला है, सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले, प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपके लिए सेशन होने वाला है, सो दैट आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ सको। इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो सो दैट आप प्रिंट आउट निकाल के भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। हर एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बारीकी से हम सॉल्व करने वाले साथ में मिलके। तो आपको पेन पेपर कॉपी निकाल लो। पहले तो जल्दी से मेरा बात सुन लो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, आप फटाफट अपना एक नोटबुक निकाल दो, टेक्स्ट बुक निकाल दो और साथ में पेन लेके बैठो। कोई भी क्वेश्चन को मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करना। इफ यू एबल टू सॉल्व, अगर आपका जो भी आंसर आ रहा है यू कैन कमेंट बिलो, तो जल्दी से उस आंसर को आप कमेंट भी कर सकते हो सबसे पहले। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। आई होप सो। देखो ये 50 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर है, हमने इसको एक ही पेपर में सेट कर दिया, सो दैट आपको प्रिंट आउट निकालना, जेरोक्स निकालना इजी हो जाए और कम पैसों में आपका जेरोक्स निकल जाए। इतना हमने आपके बारे में सोच के रखा है। तो ये पूरा का पूरा पेपर आप पीछे दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी आप हेल्प करना चाहते हो, उसको सेंड करना भूलना मत। ओके, सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1A फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है आप सभी को पता है। स्क्वायर क्या होता है सर? स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड सेम होती है। तो अगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड का सम, स्क्वायर के चारों साइड का सम प्लस करना। अगर मैं बोलूं स्क्वायर के एक साइड का वैल्यू ए है, तो आपको पता है चारों साइड की वैल्यू ए होगी, बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? चारों साइड का सम। तो यहाँ पे ए कितनी बार है? 4 बार है, तो हम लोग लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ ए। बट यहाँ पे ए वैल्यू दे रखी है, इसके लिए ए लिखा है। नॉर्मली क्या बोलते हैं हम साइड को? SID, साइड करके लिखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स साइड। क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स साइड। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4 टाइम्स साइड। दिस इज व्हाट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब चारों साइड का सम, मतलब चारों साइड को प्लस करना था आपको। कर लिया आपने। नेक्स्ट 60 सेकेंड, मतलब यहां लिखा 1, तो 60 सेकेंड 1 व्हाट? मिनट। कर परफेक्ट। 60 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट। समझ में आया आपको? ठीक है। वी यूज यूनिट्स लाइक आवर्स, मिनट। हम टाइम को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? आवर्स यूज करते हैं, मिनट्स यूज करते हैं। एक यूनिट बच गया, कौन सा बच गया? परफेक्ट। वी कैन यूज सेकेंड्स आल्सो। तो टू मेजर टाइम वी कैन यूज सेकेंड्स, आवर्स और मिनट। सिंपल था। तो इतना सिंपल आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। हमने 4 क्वेश्चंस कर दिए हैं और अब आपके लिए है चैलेंज नंबर 1। इस क्वेश्चन का आंसर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको बताना है, और स्क्वायर का साइड है 2 मीटर। तो अब मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था? 4 इंटू साइड, बराबर। यहाँ पे साइड का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, और साइड का वैल्यू 2 पुट करने के बाद कमेंट करके बताओ आपका आंसर कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने के बाद। जल्दी देखो, अगर आप कमेंट करके बताओगे इससे ये लगेगा कि आप मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे हो। ओके, लेट्स डू इट। चैलेंज नंबर 1, सारे के सारे चैलेंजेस का आंसर देना। आगे भी आपको चैलेंजेस मिलने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी चैलेंजेस का आंसर देना शुरू करना। कोई भी चैलेंज आपको मिस नहीं करना है। कोई भी चैलेंज भले आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, आप देख के आंसर करो या बिना देख के आंसर करो, लेकिन सारे के सारे चैलेंजेस का आंसर आपको देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे जो सिस्टम है, क्लॉक का सिस्टम, वो 12 आवर सिस्टम है। आपको पता है नॉर्मली जो हमारे घर में घड़ी होती है उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके 12 तक हम देखते हैं, बराबर। और जो रेलवे स्टेशन पे घड़ी होती है वो 24 आवर क्लॉक होती है, जिसके अंदर 12 के बाद फिर 13 14 16 17 18 ऐसे शुरू होता है, 15 16 17 18 24 तक। तो आपको मैच करना है कि अगर आपके घर की घड़ी में 8:10 AM हो रहा है, तो बताओ रेलवे स्टेशन की जो घड़ी होती है उसमें कितना बज रहा होगा। एक ट्रिक बता दूं, अगर टाइमिंग के पीछे AM हो लगा है, क्या लगा हुआ है? AM मतलब मॉर्निंग वाला टाइम, बराबर। AM अगर लगा है तो 24 आवर की क्लॉक में भी वही सेम टाइम रहेगा, 24 आवर के क्लॉक में भी वही सेम टाइम होगा। लेकिन अगर PM लगा है तो वहां पे थोड़ा टाइमिंग 24 आवर की क्लॉक में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ 8:10 AM, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 8:10 AM। तो सीधा AM लगा है तो कोई बात नहीं, AM में कोई टाइम चेंज नहीं होता है, तो ये 8:10 डायरेक्ट हो जाएगा। तो 8:10 AM मतलब फर्स्ट का आंसर हो गया यहाँ पे डी। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आया आपको? AM में नो चेंज, AM को AM डायरेक्ट आप मैच कर दो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ? PM। तो क्या कितना बज रहा है यहाँ पे? 2:25 PM।
करेक्ट है। जब पीएम वाला क्लॉक आए 2:25 पीएम वाला आ जाए तो इसमें क्या करना है, जो आवर वाला आपका नंबर है उसके अंदर आपको 12 को ऐड कर लेना। क्या बोला मैंने, आवर वाले नंबर में आपको क्या ऐड कर देना है, 12। वापस सुनना, आवर वाले नंबर में आपको क्या ऐड करना है, 12 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखो ये तो मिनट वाला है नंबर, इसको कुछ नहीं करना है, ये पीछे एज इट इज आपको लिख देना है, और 12 और 2 हो जाएगा आपका 14। तो 14 is 25, 14 आवर 25, 14 आवर 25 मिनट्स। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सेकंड का आंसर हो गया हमारा ए। बात समझ में आया आपको। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 6:30 पीएम, वापस बोला 6:30 पीएम, तो 6 आवर 30 पीएम, 30 मिनट्स हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनट वाले पे कोई चेंज नहीं करना, आवर वाले में आपको 12 को ऐड करना, जैसे मैंने भी आपको बताया। अगर पीएम लगा होगा तब, एएम लगा होगा तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये 30 हो जाएगा, ये 6 और 2 8 और 1 तो 18 आवर 30 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो आप एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसे आप डायरेक्ट एग्जाम में आंसर लिख सकते हो। करेक्ट है। वापस सुनना, अगर एएम लगा है तो कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट मैच कर दो। लेकिन अगर पीएम लगा है तो जो आवर वाला नंबर है उसमें आपको 12 को ऐड करना है। वापस सुनना, आवर वाले नंबर में 12 को ऐड करना है, आवर वाले नंबर में 12 को ऐड करना है। ठीक है, चलो अब आपको चैलेंज में देता हूं। चैलेंज नंबर 2, 12 आवर क्लॉक के अंदर 4 बज रहे हैं। 12 आवर हमने हमारे घर की जो घड़ी होती है उसके अंदर 4 बज रहे हैं। ओके, तो 24 आवर वाली क्लॉक में कितने बज रहे होंगे। तो 4 पीएम का मतलब 24 आवर वाली क्लॉक में कितना होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। 4 पीएम का मतलब 24 आवर वाली क्लॉक में कितना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ए सॉल्व एंड राइट द आंसर्स। आपको सॉल्व करना, राइट द आंसर। कोई भी 6 सॉल्व करने, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे, आपको सिर्फ 6 के 6 सॉल्व करने। ओके, सबसे पहला सवाल है, लुक एट दिस। यहाँ पे आपको लिखा 28.5, राइट द फ्रैक्शन इन द डेसिमल। 28 उसके बाद लिखा हाफ, हाफ का मतलब दिस इज 28.5 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। आप डायरेक्ट, अगर आपको पता है हाफ को डेसिमल फॉर्म में लिखते समय क्या करते हैं, जो भी नंबर है उस पे पॉइंट लगाते हैं, एंड में जो भी नंबर है उसके पॉइंट लगाते हैं, और अगर पीछे 1/2 दैट इज हाफ अगर लिखा है तो पॉइंट के बाद 5 लगा देंगे। तो 28.5 हो गया। अगर मैं बोलूं 4.5 तो आप कैसे लिखोगे, 4 के पीछे हाफ लगा दोगे। अगर मैं पूछूं 79.5 तो आप क्या लिखोगे, 79 के पीछे हाफ लगा दोगे। हाफ लिखने का सिस्टम बहुत सिंपल है, बट राइट दिस फ्रैक्शन एज अ डेसिमल फॉर्म। बट अगर आपको मान लो पीछे हाफ नहीं आया, 3/4 आ गया, तो 7/8 आ गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो क्या करना है, बेसिक मेथड क्या, देखो यहाँ पे क्या बोला हमें क्वेश्चन को, 28.5। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है पीछे वाले का 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 × 2, और ऊपर वाले नंबर में प्लस कर देंगे। 28 × 2 कितना होगा, 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56। 56 में प्लस करना है ऊपर वाले नंबर को, तो ऊपर आपका टोटल हो जाएगा 57, और नीचे जो भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको एज इट इज यहाँ पे कॉपी करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन से पहले आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 57 को अभी आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, मतलब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो 57 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 पहले 4 हो जाएगा, देन 1 इज रिमेनिंग एज इट इज, 2 8 16, 1 इज रिमेनिंग। ऊपर से अभी कोई नंबर है नहीं तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से 0 लिख देंगे, और फिर 2 5 10 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर यहाँ पे आया है विच इज इक्वल टू 28.5। तो आया कि नहीं आया, सेम टू सेम आया। तो मैंने हाफ वाला आपको ट्रिक बता दिया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ओके, चलो चैलेंज चेक करते हैं, आपके लिए कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि नहीं। चलो चैलेंजिंग नहीं, दो क्वेश्चन में आपको चैलेंज दे चुका हूं। ठीक है, राइट द ऑल फैक्टर ऑफ 21। आपको 21 के फैक्टर्स लिखने हैं। अभी फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो हमारे इस नंबर को डिवाइड कर सके। तो मुझे बताओ 21 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, या यू कैन से दैट 21 किस किस के टेबल में आता है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको फैक्टर का क्वेश्चन आए तो जो नंबर है वो 1 से तो 100% डिवाइड होगा। 1 से दुनिया का सब नंबर डिवाइड होता है, अंडरस्टैंड। 1 से सारे रियल नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो 1 से सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर हमारे डिवाइड होते हैं, और वो 21 भी यहाँ पे 1 से डिवाइड होगा। 21 भी 21 से डिवाइड होगा। तो मतलब यहाँ पे जो 21 है वो 1 से डिवाइड होगा और 21 से डिवाइड होगा।
तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स में 1 तो हमेशा आता है और वो खुद नंबर हमेशा आता है। वो खुद मतलब क्या, 21 है तो 21, यहाँ पे 5 होगा तो 5, 7 होगा तो 7। ध्यान रखना कभी भी किसी भी नंबर का फैक्टर लिखते समय दो नंबर तो कंफर्म है, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर जो खुद नंबर है। अंडरस्टैंड। नाउ आपको 21 के फैक्टर्स बताने हैं, तो हमें दो फैक्टर तो हमें पता चल गए, एक तो फैक्टर है 1 और एक नंबर है 21। अब और सोचो, अब बताओ 21 हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता है 21 3 के टेबल में आता है, 3 into 7 दैट इज 21। आपको पता है 7 के टेबल में भी 21 आता है, 7 3 ओके। तो आप बोल सकते हो 3 के टेबल में भी 21 आता है, 7 के टेबल में भी 21 आता है। तो एक और फैक्टर हमें पता चल गया 3 और एक और फैक्टर पता चल गया 7। 7 के बाद डायरेक्ट आएगा 21, उसके पहले 21 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे 21 के फैक्टर्स कौन कौन हो गए, 1 3 7 21। ये ऐसे नंबर है जो 21 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 एंड 21 इटसेल्फ। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सके। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर से नंबर को डिवाइड कर सके। जैसे मैं 21 को 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से भी कर सकता हूँ, 7 से भी कर सकता हूँ और 21 से भी कर सकता हूँ। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 चेक करें। हमारा 1 और 2 हो गया। क्वेश्चन 3 चेक करें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। राइट द नंबर दैट बोथ आर स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। आपको ऐसे नंबर बताना है जो स्क्वायर भी है और जो ट्रायंगुलर नंबर भी है। देखो ट्रायंगुलर नंबर मतलब क्या होता है पहले समझो, पहले स्क्वायर नंबर समझते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे मैं बोलूं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो जैसे 1 2 3 4 के जो स्क्वायर्स है इन नंबर्स को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसा 9 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है। तो जो नंबर किसी के स्क्वायर है ऐसे नंबर को हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। अब ट्रायंगुलर नंबर मतलब जिन नंबर से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। पहले ध्यान रखना एक डॉट से मैं ट्रायंगल नहीं बना सकता बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड ट्रायंगुलर नंबर। फिर 2 डॉट नीचे लगा के अगर मैं 1 डॉट ऊपर लगाऊंगा तो एक ट्रायंगल बनेगा। देखो तो दिस इज 3 एज अ ट्रायंगल, 1 हो गया 3 हो गया। फिर मैं 3 डॉट नीचे ऐसे लगाऊंगा, फिर जहां पे बीच में ऐसे 2 डॉट एक ऊपर डॉट, ये ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर है 6। अंडरस्टैंड। ऐसे करके हम 4 डॉट पहले नीचे लगाएंगे, फिर 3 नीचे लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे और ये 10 डॉट मिला के एक ट्रायंगल बन जाता है। तो ऐसे नंबर को हम ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं जिनसे ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आपको ऐसा नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और जो ट्रायंगुलर नंबर भी है। वापस सुनना, जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और जो ट्रायंगुलर नंबर भी है। अब आपको ट्रायंगुलर नंबर का एक बात तो समझ में आ गया होगा कि देखो सबसे पहला ट्रायंगुलर नंबर में कितना डॉट आया, 1 आया। दूसरे वाले ट्रायंगुलर नंबर में ऊपर 1 डॉट आया, नीचे 2 डॉट आए। तीसरे वाले ट्रायंगुलर नंबर में ऊपर 1 डॉट आया, फिर उसके बाद 2 डॉट आए, उसके बाद 3 डॉट आए। तो मतलब यहाँ पे 1 डॉट था, यहाँ पे 1 + 2 डॉट, यहाँ पे 1 + फिर 2 फिर +3। तो आपको दिखते रहा 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 4 1 2 5 6 7 ऐसे नेचुरल नंबर को ऐड करते जा रहे एंड वी विल गेट अ ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ट्रायंगुलर नंबर पता चल गया कैसे आता है। पहले जैसे कि अगर मैं 1, पहला तो ट्रायंगुलर नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगुलर नंबर चाहिए तो 1 में आपको 2 ऐड करना, यू विल गेट 3। तीसरा ट्रायंगुलर नंबर चाहिए तो 1 2 3 दैट इज 6। फोर्थ नंबर का अगर आपको ट्रायंगुलर नंबर चाहिए तो यू हैव टू ऐड 3 में 4 दैट इज 10। उसके बाद का अगर ट्रायंगुलर नंबर चाहिए तो ये सारे नंबर का जो प्लस है वो 10 है। 10 के अंदर आप 4 के आगे वाला नंबर ऐड कर दो दैट इज 5 दैट इज 15। अब 15 के बाद ट्रायंगुलर नंबर चाहिए, 5 ऐड किया था, 5 के आगे वाला नंबर ऐड कर लो दैट इज 6 दैट इज 21। 21 में क्या ऐड करेंगे 7 दैट इज 28 और 28 में आप ऐड करोगे 9 तो हो जाएगा आपके पास कौन सा नंबर निकल के आएगा दैट इज 28। 28 में आपको अगर 9 ऐड करोगे 28 में 9 ऐड नहीं करना। देखो हमने 7 ऐड किया, 7 के बाद कितना ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे। तो 28 में अगर आप 8 ऐड करेंगे यू विल गेट 36। अंडरस्टैंड। अब सुनो जितने भी ट्रायंगुलर नंबर है 1 2 1 3 6 10 15 21 28 और 36 इन पे फोकस करना है। अब चलो स्क्वायर नंबर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर ओके यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। ओके 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 इतने लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ इन सारे ट्रायंगुलर नंबर में
36 और इधर वाला 36 सिर्फ मैच कर रहा है, बाकी यहां से लेके यहां तक और ये सारे नंबर मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब आप समझ गए हो, राइट द नंबर बोथ स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और ट्रायंगुलर नंबर भी है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 36। 36 जो है वो हमारा 6 का स्क्वायर है और 36 यहाँ पे हमारा ट्रायंगुलर नंबर भी है। वापस सुनना, 36 हमारा 6 का स्क्वायर है और 36 हमारा यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर भी है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज 36। अंडरस्टैंड? मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 डिजिट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 5। 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जो 5 का मल्टीपल है, मतलब सिंपल है, 5 के टेबल में आते हो। तो 5 का टेबल तो सबको आता ही है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 2 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो फर्स्ट नंबर तो नहीं चलेगा, 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, बट वहां पे बोला 2 डिजिट नंबर, तो 10 चलेगा, 15 चलेगा, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 10 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, आगे के 20 25 कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 and 25 द 2 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। नेक्स्ट, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 11 and 18। 11 और 18 के बीच में आने वाले हमें प्राइम नंबर लिखने हैं। 11 और 18 प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं हो, वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। मतलब यू कैन से दैट जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ मतलब खुद। तो 11 से लेके 28 क्या बोला, बिटवीन बोला है। तो अब यहाँ पे 11 तो प्राइम नंबर है, बट हमें बोला 11 और 18 के बीच के नंबर चाहिए हमें, तो 11 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो 11 और 18 के बीच में नंबर कौन कौन से होते हैं? 12 13 14 15 16 17। अब लेकिन हमें तो बोला प्राइम नंबर, तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर सिलेक्ट करना है। प्राइम नंबर क्या? जो किसी से डिवाइड नहीं हो, जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड हो। तो 13 आपको पता, 13 किसी के टेबल में नहीं आता है, मतलब 13 खुद के टेबल में आता है, 13 के और 1 के टेबल में आता है, तो 13 एक प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर होगा यहाँ पे 17, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 and 17। सिर्फ ये 2 प्राइम नंबर है जो 11 और 18 के बीच में है, जो 11 और 18 के बीच में है। बात समझ में आया? 13 and 17 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर पे, राइट ओके 58.43। ये 6th क्वेश्चन नंबर है। 58.43 को आपको लिखना है रुपीस के अंदर और पैसा के अंदर। तो 58.43 का रुपीस कितना हो जाएगा? 58 रुपी। कितना हो जाएगा? 58 रुपीज हो जाएगा, करेक्ट है। उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो आपका पैसे में चला जाएगा। तो 58 रुपीज 43 पैसा। अंडरस्टैंड? 58 रुपी, ये कॉमा आपको नहीं करना, 58 रुपीज 43 पैसा। इतना सिंपल तरीके से आपको लिखना है। ओके, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 7th में आपको पूछा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आपको पता है रेक्टेंगल ऐसा होता है, उसके पास लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या इस्तेमाल करते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप स्पेलिंग के फॉर्म में लिखना इस नंबर को, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ के मदद से हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं। सिंपल था, क्लियर है, बहुत इजी। चलो अब कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन है तो आपको दिया जाए। यहाँ पे भी आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्व एंड राइट द आंसर। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, 10 मार्क्स आपको मिलने वाले। 7 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 सॉल्व करने, मतलब हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वेदर पेयर ऑफ नंबर। 2 नंबर आपको दिए, पेयर मतलब 2 नंबर, गिवन बिलो इज को प्राइम नंबर। ये 2 जो नंबर है आपको प्रूव करना है कि दोनों नंबर को प्राइम नंबर है कि नहीं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर वो होता है कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर हम 15 के फैक्टर्स लिखेंगे, किसके फैक्टर्स? 15 के। तो मुझे बताओ फैक्टर्स का मतलब क्या? फैक्टर्स का मतलब वो नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। 2 फैक्टर तो मैंने आपको बताए थे किसी भी नंबर के, कि एक 1 तो होता ही है और एक वो नंबर खुद उसका फैक्टर हमेशा होता है। अब आप मुझे बताओ 15 को और कौन कौन से नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो? परफेक्ट। 15 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि 3 5 15 होता है, और 5 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि 5 3 15 होता है। तो ये 15 के फैक्टर्स हो गए। अब हम लिखेंगे 16 के फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिखने वाले 16 के फैक्टर्स। तो 1 तो होगा और 16 होगा, मैंने आपको पहले बता रखा है। उसके बाद अब मुझे बताओ 16 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हो? 2 से कर सकते हो, उसके बाद 4 से, और उसके बाद 8 से, और उसके बाद डायरेक्ट 16 से।
अब आप इन दोनों नंबर को ऑब्जर्व करो और इन दोनों नंबर में कौन से फैक्टर कॉमन है। कौन सा फैक्टर कॉमन है? सिर्फ वन यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। देखो सिर्फ वन यहाँ पे कॉमन फैक्टर है दोनों के फैक्टर्स में, बाकी कोई भी नंबर यहाँ पे कॉमन फैक्टर में नहीं है। जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन बिलो को प्राइम नंबर, तो डिटरमाइन, तो हमने डिटरमाइन कर दिया भाई। 15 and 16 have one as a common factor. 15 and 16 has a one as a only common factor, आप लिख सकते हो one as a only common factor. So हम लिख सकते हैं 15 and 16. Therefore we can write that 15 and 16 are co-prime number. समझ में आ गया आपको? 15 and 16 क्या हो जाएगा? को-प्राइम नंबर हो जाएगा। सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो आपके सामने ये रहा, राइट द डेसिमल फॉर्म में लिखना है आपको। इस मिक्स फ्रैक्शन को ऐड वगैरह करके आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या, वो एज इट इज हम कॉपी कर लेते हैं। 9 of 1/10 प्लस 6 of 53/100। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल वाले मिक्स फ्रैक्शन से। तो पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को प्लस करते हैं। तो 10 9 90 और ऊपर वाला प्लस करेंगे तो 10 9 90 प्लस 1 और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे वाला नंबर दैट इज 10। सेम ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 100 600 और प्लस करेंगे 53। करेक्ट है। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये जो 100 लिखा है एज इट इज आपको कॉपी करना है, दैट इज 100। तो देख पा रहे हो आप, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ऊपर वाले को उसमें प्लस कर दे रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं और नीचे था एज इट इज हम कॉपी कर रहे हैं। इस तरीके से आपको लिखना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 90 + 1 दैट इज 91/10 और प्लस 600 + 53 653/100। अब आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो नीचे कितना जीरो है, इस नंबर में एक जीरो है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है डेसिमल में अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं तो डेसिमल कहाँ होगा, एंड में होगा। अगर नीचे वाले 10 के मल्टीपल में सिर्फ एक जीरो है तो एक बार पॉइंट को आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट करके आंसर लिखना, दैट इज 9.1। उसी तरीके से अगर 2 जीरो है तो पॉइंट आपको पता लास्ट में होगा, एक बार शिफ्ट होगा तो एक जीरो कम होगा, दूसरी बार वापस शिफ्ट होगा तो एक और जीरो कम होगा, तो मतलब आंसर आ जाएगा 6.53। सही है। अब इन दोनों नंबर को हमें ऐड करना है। ध्यान रखना डेसिमल के नंबर को ऐड करते समय डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। तो 9.1 डेसिमल के नीचे डेसिमल और इधर क्या है 53, तो 1 के नीचे 5 आएगा और फिर क्या आएगा, इधर 3 आएगा और फिर डेसिमल के इधर क्या है 6 है, तो बराबर डेसिमल के इस तरफ हम 6 लिखेंगे। जहां पे कुछ भी नहीं है जीरो लिखना है और बीच में प्लस करना है। 0 + 3 3, 1 और 5 6, डेसिमल 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 और 9 और 6 15, तो आंसर हो जाएगा 15.63 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड। तो बहुत सिंपल था, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छे से देख लो और कमेंट करते रहना। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैम बताएंगे, आपको डिस्कस करूंगा। और अगर वीडियो आपके लिए फास्ट है तो आप बोलो कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाओ, बट मुझे क्या है बड़े ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनेगा तो प्रॉब्लम होगा आपको, इसके लिए मैं फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट स्टिल यू कैन कमेंट बिलो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो को स्लो करो सर, धीरे धीरे पढ़ाओ, तो हम वो भी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे देखो आपको 20.30 में से 17.60 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वापस से डेसिमल का ही क्वेश्चन है। तो 20.30 वापस से मैंने बोला डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद है 60, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे और पहले कितना है 17, तो इस तरीके से आप 17 लिख के अच्छे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 में से 0 हो जाएगा यहाँ पे आराम से। 0 यहाँ पे 3 में से 6 नहीं जाएगा, लेकिन 0 से 1 कैरी नहीं कर सकते, तो पहले 2 से 1 0 को 1 दे देंगे तो ये 10 बन जाएगा और 10 से 3 को 1 दे देंगे 3 बन जाएगा 13 और 10 आपका बन जाएगा 9। इस तरीके से आप कैरी कर लो। 13 में से 6 गया तो कितना बचा, 7 बचा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2 बचा। और यहाँ पे आपने 2 में से 1 कैरी किया था तो 1 बचा था और 1 में से 1 गया तो 0। तो हमारा जो आंसर आया सब्ट्रैक्शन करने के बाद आप वापस से इस तरीके से लिखो जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इस तरीके से लिख के जो भी आंसर आया है वो आपको यहाँ पे लिखना है और जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यूनिट लगा है वो यूनिट आपको आंसर में भी लगाना है। वापस सुनना, वो यूनिट आपको आंसर में भी लगाना है, इस बात को भूलना मत। ओके, नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका लेंथ आपको दे रखा है, जिसका ब्रेड्थ आपको दे रखा है।
तो फोर्थ का आंसर करना है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल मतलब जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो लेंथ कितना दे रखा है रेक्टेंगल का? 15, और ब्रेड्थ आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, यूनिट आपको जरूर लिखना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? परफेक्ट, बहुत सही बताया आपने। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब मुझे बताओ लेंथ कितना है? 15, और ब्रेड्थ कितना है? 12। तो अब आपको 15 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। 5 2 10, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 0 यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। 1 5 5, 1 1 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 180। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने क्या निकाला? एरिया निकाला। तो जो भी यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ का यूनिट है उसके आपको स्क्वायर करके लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर क्या लिख सकते हो? हाँ, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो और करके एक्स्ट्रा लिख सकते हो। 180 सेंटीमीटर के ऊपर लगा दो स्क्वायर। तो आप दोनों तरीके से पीछे लिख सकते हो, बट आप ये लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, और ये भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी आप एरिया निकालो तो जो भी यूनिट लेंथ का है, जो भी यूनिट ब्रेड्थ का है, वही यूनिट होगा, दोनों का सेम ही होगा, लेंथ और ब्रेड्थ का। उस यूनिट को स्क्वायर करके लिखना मत भूलना, स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ये ध्यान रखना। अंडरस्टैंड? स्क्वायर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ एरिया। ओके, इस बात का अगर यहाँ पे मीटर होता तो हम आंसर कैसे लिखते हैं? स्क्वायर मीटर, भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ऐड करना है 3 आवर 45 मिनट्स को 5 आवर 15 मिनट्स के साथ आपको ऐड करना है। इसके लिए सिंपल सा आपको पहले टेबल बना देना है। यहाँ पे आवर और मिनट का आपको ऐसे टेबल बनाना है। ओके, इस तरीके से। उसके बाद आपको एक यहाँ पे रो ब्लैंक रखना है, उसको कुछ मत करो, हाथ मत लगाओ। फिर यहाँ पे आपको 3 आवर, पहला क्या लिखा हुआ? 3 आवर, और फिर लिखा है 45 मिनट्स, ये पहले वाले में हो गया। आपको मिनट और आवर लिखने की जरूरत नहीं है पीछे, आप 3 लिखो सिर्फ, और यहाँ पे लिखो 45। ओके, और इधर है 5 और पीछे लिख दो 15। करेक्ट है? अब आप देखो ऐड करना इन लोग को, तो आप कैसे ऐड करोगे? 5 और 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी, तो यहाँ पे 1 और 4 5, और ये हो जाएगा 6, और 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि 8 आवर 60 मिनट, बट आपको पता 60 मिनट मिलके 1 आवर होता है। एवरीबडी नोज दैट कि 1 आवर इज इक्वल्स टू व्हाट? 60 मिनट। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वो हमारा आंसर होगा दैट इज 8 आवर। आप लिख सकते हो ऐसे थोड़ी देर तक, 8 आवर 60 मिनट, बट 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर। तो अगर आप 8 आवर में 1 आवर और ऐड कर दोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 7 आवर। तो इन दोनों नंबर का एडिशन करने के बाद आपको जो आंसर मिला वो कितना मिला? 7 आवर। अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल था। तो आप 60 को क्या कर लोगे? 1 आवर में कन्वर्ट कर लोगे, और आप उस 8 आवर था ना यहाँ पे, तो 8 आवर में ऐड करना, तो यहाँ पे हमारा ये नंबर मैंने गलत लिख दिया, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, बराबर ना? 8 के अंदर आप 1 आवर ऐड कर रहे हो ना, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 9 आवर। अंडरस्टैंड? तो इतना सिंपल था। अगर यहाँ पे 60 आया या 60 से बड़ा आंसर आया, तो 60 को निकाल के आपको उसको आवर के अंदर पुट कर लेना है। 60 को निकाल के आपको आवर के अंदर पुट कर लेना। मैं एक और बताता हूँ आपको। मान लो ऐसा आंसर आया, 8 आवर आया और 70 मिनट आया, तो आप सभी को पता है 70 को हम क्या लिख सकते हैं? 60 + 10, 60 + 10 लिख सकते हैं। तो ये 60 का मतलब तो 1 आवर होता है। तो अगर मैं 60 को 8 को दे दूंगा तो 8 बन जाएगा 9 आवर। 60 मिनट का मतलब 1 आवर होता है, और सिर्फ पीछे में 10 मिनट करके लिखूंगा, तो दिस इज 9 आवर 10 मिनट्स। ओके, अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो आया 9 आवर, यू कैन राइट इज 00 मिनट, बिकॉज मिनट में तो कुछ बचा ही नहीं ना, 60 को हमने दे दिया है, तो सिंपल है। नेक्स्ट, 4 इज द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट स्क्वायर। 4 अगर यहाँ पे आपको बोला, चैलेंजिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, कि अगर 4 आपका फर्स्ट स्क्वायर नंबर है तो विच वन इज द 9th वन? 9th नंबर पे कौन सा स्क्वायर नंबर होगा? देखो सिंपल है यार। अगर मैं बोलूं नंबर स्क्वायर नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो फर्स्ट स्क्वायर नंबर 1 होता है, बट इन्होंने क्या बोला? आपको एज्यूम करना है कि 4 इज द फर्स्ट स्क्वायर नंबर। तो आपको पता है कि पहला स्क्वायर नंबर तो 1 होता है, दूसरा स्क्वायर नंबर 4 होता है, तीसरा स्क्वायर नंबर 9 होता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको शुरुआत करना है 2 से। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4 इज योर फर्स्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर 4 आपका फर्स्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपका सेकंड स्क्वायर नंबर क्या होगा? 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो आपका सेकंड स्क्वायर नंबर होगा 9। उसके बाद आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो आपका 16 होगा थर्ड स्क्वायर नंबर। यहाँ पे बोला है 9th स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? तो मुझे बताओ, 2 आपका अगर फर्स्ट है तो 2 के अंदर आप कितना मिलाओगे? 8 मिलाओगे। देखो सुनना,
2 के अंदर कितना मिलाऊंगे 8, क्योंकि 2 फर्स्ट हो गया। 2 के बाद जो 2 के बाद जो 8th राउंड पे आएगा वो आपका 9th स्क्वायर नंबर होगा आफ्टर 2। 2 अपना फर्स्ट हो गया, तो फिर सेकंड होगा 3 4 5 6 7 8 9। 2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 और 9th, तो 9th स्क्वायर नंबर आपका 2 के बाद कौन सा बोला 9 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 9, 9th पे कौन सा होगा 10 नंबर हो जाएगा। वापस सुनना, 2 आपका फर्स्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 आपका फर्स्ट, यहाँ पे देखो क्या बोला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 4 इज अ फर्स्ट स्क्वायर नंबर, 4 आपका फर्स्ट स्क्वायर नंबर ऐसे आपको मानना है। जैसे नॉर्मली फर्स्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 1 होता है, सेकंड स्क्वायर नंबर क्या होता है 4, थर्ड स्क्वायर नंबर क्या होता है 9। बट अगर आपका 2 एज अ फर्स्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब 4 इज अ फर्स्ट स्क्वायर नंबर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 आपका सेकंड स्क्वायर नंबर हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर 16 आपका थर्ड स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो मतलब 2 आपका 2 का स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर नंबर है, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, ये आपका 6 7 8 9th। तो 9th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा स्क्वायर नंबर 10 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 100। अंडरस्टैंड। फर्स्ट पोजीशन पे आता है 2 का स्क्वायर 4 क्वेश्चन के हिसाब से, सेकंड नंबर पे आएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो 9th पोजीशन पे जो स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 9th वन मतलब 9वां स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, तो 9th वन स्क्वायर नंबर आपका जो होगा वो होगा 100। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 9th स्क्वायर नंबर क्या होगा आपका 100 होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 9th स्क्वायर नंबर इज 100। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से आप लिख के भी बता सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखो, अमृतसर एक्सप्रेस रावल स्टेशन से 3:40 PM को लीव कर रही है और मुंबई स्टेशन पे 12:10 को पहुंच रही है। आपको पूछा है कि कितना समय लगा। देखो सिंपल सा, यहाँ पे अच्छे से समझो कि जो ट्रेन है वो रावल स्टेशन से कितने बजे लीव कर रही है, रावल स्टेशन से कितने बजे रिलीज हो रही है 3:40 PM को, करेक्ट है। और मुंबई स्टेशन पे कितने बजे वो अराइव हो रही है, मुंबई स्टेशन पे जो अराइव का टाइमिंग है, अराइवल का टाइम है 12:10 AM। तो आप देखो 3:40 PM रावल स्टेशन से 3:40 PM को वो निकली और रात के 12:10 AM को वो मुंबई स्टेशन पे पहुंची। तो 3:40 से लेके बीच में मान लेते हैं यहाँ पे 12 बजे होंगे, 12 AM हुआ होगा, उसके बाद 10 मिनट के बाद 12:10 हुआ होगा, करेक्ट है। तो आपको पहले पता करना है कि 3:40 से लेके 12 AM तक कितना समय लगा, और 12 AM तक कितना समय लगा उसमें और 10 मिनट ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा। तो 12 AM मतलब 12 AM में से आपको 3:40 माइनस करना है, एक तरीके से डिफरेंस पता करने के लिए। तो यहाँ पे हम 12 आवर 00 मिनट 12 मतलब 12 और 00 रहेगा, और पीछे क्या होगा 3 hour and 40, करेक्ट है। इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बट एक बात को समझो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहला वाला जो टाइम है हमारा वो आवर के अंदर है, किसमें है आवर के अंदर है, और दूसरा वाला टाइम हमारा मिनट के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे 12 में से 1 आवर इधर भेजूंगा मैं, तो 12 आवर का 1 आवर इधर जाके 60 मिनट बन जाएगा, करेक्ट है। तो ये 00 हमारा 60 बन जाएगा और 12 बन जाएगा 11 आवर। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम माइनस कर पाए। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 20, ये 20 आ गया। 11 में से 3 गया तो 8 आवर आ गया। तो ये जो टाइम लगा ये कितना लगा 8 आवर 20 मिनट्स लगा। कितना लगा 8 आवर 20 मिनट्स। कब तक 12 बजे तक। उसके बाद ट्रेन 12:10 तक पहुंची है, लेकिन तो टोटल जो टाइम लगेगा 12 बजे तक लग गया 8 आवर 20 मिनट्स, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 8 आवर 20 मिनट प्लस 10 मिनट और हमें ऐड करना है। तो कितना टाइम हो गया 8 आवर 20 प्लस 10 मिनट दैट इज 30 मिनट। तो ये आंसर हो गया हमारा 8 आवर 30 मिनट्स का टाइम लगने वाला है ट्रेन को रावल स्टेशन से मुंबई स्टेशन तक पहुंचने के लिए। बात को समझ लेना, कितना टाइम लगेगा 8 आवर 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। समझ में आ गया। माइनस कैसे किया हमने, माइनस करते समय इस बात का ध्यान रखा कि 3 से लेके 12 बजे तक 3:40 से लेके 12 बजे तक कितना टाइम लगेगा 8 आवर, कितना लगेगा 8 आवर 20 मिनट्स। और उसके बाद 10 मिनट क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि ट्रेन 12:10 को पहुंची है, तो 10 मिनट जो ऊपर का रह गया था उसको भी हमने ऐड कर दिया। अंडरस्टैंड। इतना सिंपल हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 सॉल्व करने मतलब हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाले।
लुक एट दिस, स्टेट विथ रीजन व्हाई द नंबर 8 and 10 आर को प्राइम नंबर। आई होप सो अब ये वाला आंसर आप कमेंट कर सकते हो। व्हाई नॉट को प्राइम नंबर, 8 और 10 को प्राइम नंबर क्यों नहीं है? मैंने बताया था को प्राइम नंबर मतलब वो नंबर होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर्स, जिनके फैक्टर्स में कॉमन नंबर सिर्फ 1 होता है। बट और 8 और 10 के अगर आप फैक्टर गिराओगे तो उसमें आपको एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर मिलेगा, 1 से ज्यादा। तो जैसे 8 के अगर आप कॉमन फैक्टर्स देखोगे तो 8 तो 1 से डिवाइड होगा, 1 तो सबसे होता ही है, फिर 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। और अगर हम 10 की बात करेंगे तो 10 के जो फैक्टर्स होंगे 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा। तो आप देख पा रहे हो 1 तो इनका कॉमन फैक्टर है, बट उसके साथ साथ 2 भी इनका कॉमन फैक्टर है। तो मैंने बोला 1 से अगर ज्यादा कॉमन फैक्टर हुआ तो उन नंबर को हम को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। सो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? आप लिखोगे 8 and 10 हैज मोर देन 1 कॉमन फैक्टर। और वो कौन से है? दैट इज 1 and 2। 1 and 2 दोनों कॉमन फैक्टर है। दैट्स व्हाई 8 and 10 आर नॉट को प्राइम नंबर। सिंपल सा था, समझ में आया आपको को प्राइम का नंबर का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर। दिए हुए डिजिट नंबर में से आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 72.85 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे आपको पहले एक टेबल बना देना है, ओके, और यहाँ पे आपको लिख देना है प्लेस वैल्यू। तो अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे आपको 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो वो 10th पोजीशन पे, तो वो हो जाएगा 70। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2 होगा क्योंकि वो यूनिट पोजीशन पे। 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? वो होगा 1/10, मतलब 8/10 दैट इज 0.8 क्योंकि वो 10th पोजीशन पे है। और 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो वो होगा 5/100 क्योंकि वो 100th पोजीशन पे है, तो दैट इज 0.05। तो सबका प्लेस वैल्यू हमने लिख दिया 70, फिर 2, फिर 0.8 और फिर 0.05। सिंपल था, इस तरीके से आपको आंसर करना है। फाइंड द ट्रायंगुलर एज वेल एज अ स्क्वायर नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। दिए हुए नंबर में से ट्रायंगुलर नंबर भी बताने हैं, स्क्वायर नंबर भी बताने हैं। अभी हमने सीखा था ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। स्क्वायर नंबर मतलब जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे नंबर को हम स्क्वायर बोलते हैं। ट्रायंगुलर नंबर मतलब क्या? 1, फिर 1 में 2 मिला देंगे तो 3, फिर 1 में 2 मिलाएंगे, 2 में 3 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब जैसे हम देखो ये 6 हुआ पूरा, अब 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे, मतलब 6 तो होने वाला है। 6 के अंदर क्या मिलाना है? लास्ट में 3 मिलाया था तो 4 मिलाएंगे तो 10 होगा। अब 10 के अंदर क्या मिलाएंगे? 4 मिलाया था तो अब मिलाएंगे 5 तो 15 हो जाएगा। तो ये सारे ट्रायंगुलर नंबर है। अब इनमें से आपको ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर कौन से पहचानना है। फिर 15 के अंदर क्या मिलाएंगे? 6 मिलाएंगे तो 21, 21 के अंदर 7 मिलाएंगे तो 28, 28 के अंदर 8 मिलाएंगे तो 36, 36 के अंदर क्या मिलाएंगे? 9 मिला देंगे। अब तो 36 के अंदर अगर हम 9 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। करेक्ट है ना? 4 और ऊपर का 5। 45 के अंदर आप मिला दोगे 10 तो ये हो जाएगा आपका 55, और 55 के अंदर आप मिलाएंगे 11 तो ये होगा 66। हमें देखो लास्ट नंबर 64 तक दे रखा है। इधर तक किया अपन ने। वैसे स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो स्क्वायर है यहाँ पे देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यहां तक हमारा काम हो जाएगा। अब देखो फाइंड द ट्रायंगुलर एज वेल एज स्क्वायर नंबर फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पे आपको टेबल बना देना है। क्या करना है? पहले आपको टेबल बनाना है कि स्क्वायर नंबर कौन से हैं और ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है। तो आपको अलग अलग करके आप ऐसे लिख सकते हो, ओके, लिस्ट में से। तो यहाँ पे जो हमारे ट्रायंगुलर नंबर होंगे, स्क्वायर नंबर पे पहले आएगा 4, उसके बाद आएगा 9, उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे 16, उसके बाद आएगा 16 स्क्वायर नंबर क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है, उसके बाद 25, उसके बाद 8 आएगा। अगर हम ट्रायंगुलर नंबर की बात करेंगे तो उसमें ट्रायंगुलर नंबर में आपके पास पहला नंबर तो 1 है, तो 1 है ही नहीं यहाँ पे, 3 है तो 3 है ही नहीं, 6 पहला ट्रायंगुलर नंबर 6 आएगा, दूसरा ट्रायंगुलर नंबर 15 आएगा, तो यहाँ पे आपको 15 दे रखा है, दूसरा ट्रायंगुलर नंबर आपको 15 आएगा। तीसरा ट्रायंगुलर नंबर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वो हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ट्रायंगुलर नंबर 21। तो आपको ऐसे ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर को ऐसे सेपरेट करके आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर और स्क्वायर नंबर को आपको सेपरेट करके लिखना था। सिंपल था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया था। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं ढूंढना है एज वेल फाइंड द ट्रायंगुलर एज वेल एज स्क्वायर नंबर, मतलब आपको टेबल करके अलग अलग करके लिखना था। कॉमन ऐसा देखना नहीं कौन सा नंबर स्क्वायर भी और ट्रायंगुलर है, ऐसा नहीं, आपको अलग अलग करके लिखना है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है यहाँ पे? फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सारे साइड का सम। तो जितने भी आपको यहाँ पे साइड दिए हैं उनका आपको सम करना है, तो सारे साइड का सम। तो पेरीमीटर का पहले आप डेफिनेशन लिख दो 4th के लिए,
पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, करेक्ट है। तो यहाँ पे साइड कौन कौन सी है? 18, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 12। बात करना इसमें अंदर जाके 18 में अगर 8 मिलाएंगे, 18 में अगर हम 8 मिलाएंगे, आपको सारे नंबर को प्लस करना है, तो 18 और 18 कितना हो जाएगा? 36, करेक्ट है। फिर हमें क्या मिलाना है? 8 और 8 और मिलाना था, या 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16, तो 16 और मिला देते हैं तो 12, 1 कैरी 4 एंड 5 52, और अब बचा हमारा 12, तो 12 और मिला देते हैं तो 4 एंड 6 दैट इज 64। तो पेरीमीटर हो गया हमारा 64, लेकिन यूनिट मत लिखना भूलना, दैट इज अ मीटर। तो 64 मीटर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। तो हमने अब तक यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं, और आई होप सो आप अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपना, लुक एट दिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आपको 12 मार्क्स तक पूछा जाएगा, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, जिसमें आपको इक्वलिटी को सेम रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा आपको, 0 + 1 इज ग्रेटर देन 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। 0 और 1, 0 और 1, 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है, वो बड़ा है 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। तो मुझे बताओ 5 से क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट वो जो आंसर आए वो हमेशा 1 से छोटा रहे। तो अगर मैं 5 में 1 मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 1 5 हो जाएगा, और 1 जो है 5 से बड़ा तो नहीं होता है, मतलब आपको 0 में 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट 1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा? 0 आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, तो 1 हमारा 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, मतलब ये वाले सेंटेंस का वैल्यू मीनिंग बना रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे दे रखा 35 डिवाइड बाय 7, 35 डिवाइड बाय 7, और यहाँ पे आपको इक्वल टू करके समथिंग बॉक्स लिखा है और नीचे 4 दिया है, और बताओ बॉक्स में कितना आएगा। तो 35 डिवाइड बाय 7 कितना होता है? 35 डिवाइड बाय 7 होता है 5। तो आप बताओ 4 को कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि आंसर 5 आए? परफेक्ट। 20 को कौन, सॉरी 4 को 4 किस नंबर को डिवाइड करके आंसर 5 आएगा? तो 4 अगर 20 को डिवाइड करता है तो आंसर हमेशा कितना आता है? 5 आता है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का मीनिंग रहेगा, बचा रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आने वाला है वो आने वाला है 20। ओके, अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि 2 + 3 का जो भी आंसर आए वो यहाँ इस वाले आंसर से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन देखो किधर 2 + 3 की तरफ मुंह खुला हुआ है, बराबर ना? मुंह खुला हुआ देखो 2 + 3 की तरफ। तो यहाँ पे 6 में से क्या माइनस करूं कि 2 + 3 से आंसर बड़ा आए? 2 + 3 से आंसर 2 + 3 हमेशा बड़ा रहे। तो अगर मैं 6 में से 0 माइनस करता हूं तो 6 आएगा। 6 में से क्या माइनस करूंगा? 0 माइनस करूंगा तो 6 आएगा, और 6 है जो 2 + 3 से छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो चलेगा नहीं। तो 6 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ध्यान देना यहाँ पे, 6 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो 5 आएगा। अब जो 5 है वो 5 से छोटा तो नहीं है, 5 तो 5 के बराबर होता है। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 जो है वो 5 से क्या है? छोटा है। मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको दिए थे, इन सारे ऑप्शंस में से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो, क्योंकि 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 हमेशा 5 से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे 2 वैलिड है, 0 और 1 आप यहाँ पे लिख नहीं सकते। ओके, उसके बाद आपको बनाना है यहाँ पे पिक्टोग्राफ। क्या बनाना है? पिक्टोग्राफ वाले क्वेश्चन है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30, ऑक्यूपेशन ऑफ स्टूडेंट पेरेंट्स, तो 30 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स फार्मिंग करते हैं, 40 स्टूडेंट के पेरेंट्स प्राइवेट जॉब के अंदर है, 50 स्टूडेंट के पेरेंट्स कुछ और काम करते हैं, और 20 स्टूडेंट के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, करेक्ट है। अब इसका आपको पिक्टोग्राफ बताना है। पिक्टोग्राफ में आपको दे रखा है कि जो भी आप पिक्चर बनाओगे उसके 1 पिक्चर का वैल्यू है 10 स्टूडेंट के बराबर। तो सिंपल है, हम पिक्टोग्राफ बना देंगे। देखो 1 स्टूडेंट का वैल्यू किसके बराबर है? 10 स्टूडेंट के बराबर है। तो आप मुझे बताओ फार्मर कितने स्टूडेंट के बच्चे कितने स्टूडेंट के पेरेंट्स फार्मिंग कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा टोटल कितना होगा? एक पिक्टोग्राफ का मतलब 10 है, तो 10 20 30 40 50 60, और यहाँ पे देखो 60 लिखा हुआ था। कितना लिखा था? सॉरी, एक पिक्चर का मतलब 10 है, लेकिन यहाँ पे ये जो पिक्टोग्राफ है ये हम यूज नहीं करने वाले, यहाँ पे हम अलग वाला बनाएंगे, बिकॉज हमारे इस पिक्टोग्राफ के हिसाब से एक पिक्चर का मतलब कितना है? 10 है। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स फार्मिंग करते? 30 स्टूडेंट के। तो अगर एक पिक्टोग्राफ का मतलब 10 है तो फार्मिंग में यहाँ पे कितने पिक्टोग्राफ बनेंगे? टोटल सिर्फ 3 पिक्टोग्राफ बनेंगे। कितने बनेंगे? 3, क्योंकि एक का वैल्यू 10 है, तो 10 10 10 टोटल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, करेक्ट है।
अब देखो प्राइवेट जॉब में कितने टोटल है 40 है, तो 40 के लिए कितने बनाएंगे 4 बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 हम नहीं बनाएंगे, टोटल कितने बनाएंगे 4 बनाएंगे, तो ये 4 हम यहाँ पे ऐसे पिक्टोग्राफ बना देंगे। ओके, फिर हम देखेंगे गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में कितने हैं, यहाँ पे नीचे देखो लास्ट में लिखा 20, तो आप भी गवर्नमेंट जॉब का लास्ट में लिखना, ठीक है ना, ये टेबल मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया था, तो ये 20, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बनाएंगे। और अदर्स के अंदर कितने 50, तो 50 में कितने बनाने पड़ेंगे, 50 में 5 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे एक पिक्टोग्राफ का मतलब कितना है 10 स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में भी दे रखा है, ओके ना, एक पिक्टोग्राफ का मतलब 10 है। तो इन वैल्यूज के हिसाब से आपको यहाँ पे इमोजी या कोई भी पिक्टोग्राफ आपको अच्छे से बनाना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सेम टू सेम आपको कॉपी करना है। इस नंबर के जगह पे आपको क्या करना है, इस नंबर के जगह पे आपको सिर्फ पिक्टोग्राफ बनाने का काम करना है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन द नंबर्स यूजिंग द ब्रैकेट। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग 6 and 6, तो 6 और 6 को ऐड कैसे करेंगे अपन, कैसे करते हैं 6 + 6, बस इतना ही लिखना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो अब बताओ नंबर ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 from 15, 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे लिखते हो आप, 15 - 3 बराबर, ऐसे, दैट्स इट, ये आंसर हो गया। आपको ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद जो लिखा रहता है वो पहले लिखते हैं और फ्रॉम के पहले वाला बाद में लिखते हैं। 3 from 15 मतलब 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। नंबर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग 24/2, 24 को 2 से डिवाइड कैसे करोगे, तो 24 डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग 6/3, तो कैसे लिखोगे 6 × 3, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। और ये हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे शायद हम पहुंच चुके हैं अभी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। तो लास्ट देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1 side ऑफ स्क्वायर रूम इज 4 मीटर, स्क्वायर का रूम एक था और एक साइड का जो लेंथ है वो कितना है 4 मीटर का है, कितना है 4 मीटर का। कॉस्ट ऑफ द लेबर फॉर लाइंग 1 square मीटर फ्लोर इज 75, मतलब अगर आपको फ्लोरिंग करना है और 1 square मीटर फ्लोरिंग बिठाने का जो कॉस्ट आता है वो आता है 75 रुपीज का, बराबर। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट। भाई देखो सबसे पहले तो आपको जो स्क्वायर दिया है उसका एरिया पता करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट पता है 75 रुपीज। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ फ्लोर होगा वो होगा साइड स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर का शेप है तो स्क्वायर का एरिया साइड होता है, स्क्वायर होता है। 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर मीटर, तो दिस इज व्हाट एरिया ऑफ स्क्वायर। अब मुझे बताओ 1 स्क्वायर मीटर का कितना रुपया लग रहा है 75 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा विच इज द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया, बराबर ना। अब मुझे बताओ टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया 16 है और 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 75 रुपीज, तो 75 × 16 कर देंगे, तो 75 इधर कर लेते हैं, 75 × 16 कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 3 कैरी 42 और 3 45, 0 5 और 7, तो ये हो जाएगा 0 10 1 कैरी 5 और 7 12, तो ये हो जाएगा 1200 रुपीज। कितना हो जाएगा 1200 रुपीज कॉस्ट हो जाएगा पूरे फ्लोरिंग को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। शॉपकीपर हैज अ 150 kg राइस एंड सेल 24 kg 750 ग्राम, उसने बेच दिया, तो क्वेश्चन पूछा उसके पास कितना लेफ्ट बचा। अब लेफ्ट वाला क्वेश्चन आया मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो केजी के अंदर है और एक ग्राम के अंदर है। किसके अंदर है, ग्राम के अंदर है। तो यहाँ पे हम केजी वाली चीज पहले लिखेंगे, ग्राम वाली बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक ऊपर का ऐसे कैरी करने के लिए लीव कर देंगे। केजी में कितना है 150 और ग्राम कितना, ओके 150 केजी, तो ग्राम तो कुछ दिया नहीं तो 0 0 लिख देंगे। फिर 150 24 केजी और ग्राम कितना है 750। ध्यान रखना 3 0 लिखना है यहाँ पे, क्योंकि 1 केजी जो होता है वो होता है 1000 ग्राम के बराबर, करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है क्योंकि कितना बचा हमें पता करना है। अगर यहाँ पे हम 150 केजी का 1 कैरी करके ग्राम को देते हैं, क्योंकि 0 में से 750 तो माइनस नहीं होगा, तो 150 में से 1 केजी हम इधर कैरी करेंगे, तो 1 केजी का मतलब होता है 1000, मतलब यहाँ पे आके बन जाएगा वो 1000। समझ में आया आपको। और यहाँ पे 150 का बन जाएगा 149, क्योंकि आपने 1 कैरी कर दिया। अब 1000 में से 750 को माइनस करोगे तो 0, फिर 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 गया तो 250 बच जाएगा। और यहाँ पे 149 में से 24 को आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आ गया हमारा 125 kg
250 ग्राम लेफ्ट, इतना अनाज बच जाएगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया आपको? तो ये हमारा शॉपकीपर वाले का भी आंसर आ गया, सिंपल है। तो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना, ध्यान रखना जब केजी को आप ग्राम में 1 कैरी करोगे तो यहाँ पे आके वो 1000 बन जाएगा, क्योंकि 1 केजी किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। फिफ्थ स्टैंडर्ड का सेमेस्टर 2 का हमने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, पूरा का पूरा पेपर हमने सॉल्व कर दिया है। इसका 5th स्टैंडर्ड का सेमेस्टर 2 का था। अपने सारे दोस्तों के साथ इस पेपर को शेयर कर सकते हो और इस पूरे क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भूलना मत।